हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लिंकेज की। क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, उससे एक टॉपिक लिंकेज। ठीक है जी। हालांकि इससे आपको ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है और किसी किसी साल वो भी नहीं आता, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत प्ले करता है, क्योंकि लिंकेज से आप लोग बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं होते, इसलिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और फील गुड फैक्टर के लिए, जब तक आपकी हर टॉपिक पे कमांड नहीं होगी, आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हो, नीट में अपीयर होने जा रहे हो, तो एक डाउट बना रहता है कि मेरा पेडिग्री एनालिसिस रह गई, मेरा लैक ओपेरॉन रह गया, मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रह गई, या मेरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रह गया, या मेरा लिंकेज रह गया। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे आप अपने पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आपकी डेडिकेटेड वीडियो रिपीटर्स के लिए डालता रहूँगा आने वाले नीट के लिए। आप लोग बने रहिए सुमो बायोलॉजी पे अगर आपको एडवांटेज मिल रहा है। तो एक चीज़ मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह दूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, बेसिकली ये वीडियो मैं रिपीटर्स के लिए बना रहा हूँ। फ्रेशर अगर इसको देखेंगे तो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे इससे। फ्रेशर के लिए मेरी लाइन टू लाइन जो सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी की, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हुए, उसको फॉलो करें। उसमें मैं आपको लिंकेज पढ़ाऊँगा, क्योंकि पहले बेसिक बातें आप जान लीजिए, तब आप अपने को अपग्रेड करिए, अपना बात रेज करिए और नेक्स्ट लेवल की तरफ चलिए। ठीक है जी। तो चलिए चालू करते हैं लिंकेज। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, स्पेशली रिपीटर्स के लिए, थॉमस हंट मॉर्गन नाम आपने सुना होगा। ये अमेरिकन जेनेटिस्ट थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। अब ये आपसे पूछा ना जाएगा नीट में, मेरे को नहीं उम्मीद कि कभी पूछा जाए कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, लेकिन वही बात है कि फील गुड फैक्टर, अगर आप रिपीटर हो गए हैं, एक या दो बार आप नीट में अपीयर हो चुके हैं, तो आपको भी किसी भी वीडियो को देखने में आनंद तब आता जब आप, अब तो एनसीईआरटी तो आपने अच्छी तरह से रट ली होगी और जो चीज़ें समझने वाली समझ ली होगी, लेकिन वीडियो पे आपको आनंद तब आएगा कि आपने आधा घंटा दिया तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिले, एक्स्ट्रा एज कुछ मिले। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, इनको हम लोग फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया मिलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर पे, और ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, तो फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स इनको थॉमस एंड मॉर्गन को बोला जाता। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हैं, फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक। रोड द बुक द थ्योरी ऑफ जीन, छोड़िए, भूल जाइए। ही क्वाइन द टर्म लिंकेज, लिंकेज टर्म इन्होंने ही क्वाइन किया, कि इन्होंने थॉमस एंड मॉर्गन ने, एंड साइंटिफिकली प्रूवन द लिंकेज, और साइंटिफिकली प्रूवन किया लिंकेज को। तो लिंकेज को अगर आपसे पूछा जाए टर्म किसने क्वाइन किया, मॉर्गन ने। साइंटिफिकली प्रूव किसने किया, मॉर्गन ने। तो सब्जेक्ट क्या था जिससे इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया, हमारा ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। ड्रोसोफिला पे इन्होंने काम करके लिंकेज को इस्टेब्लिश किया और लिंकेज टर्म क्वाइन किया। सेक्स लिंकेज भी इन्होंने ही टर्म दिया है और सेक्स लिंकेज को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इन्होंने बताया और लिंकेज के मैप भी इन्होंने बताया। लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पुनेट। ये देखिए नई चीज़ आपको मिली होगी, शायद नहीं मिली हो, या हो सकता है आपको पता हो कि बेटसन एंड पुनेट ने लिंकेज को डिस्कवर किया था, लेकिन टर्म इन्होंने लिंकेज नहीं दिया था। इन्होंने लिंकेज को समझा था, और लिंकेज को समझाने के लिए कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी दी थी, किन्होंने, बेटसन एंड पुनेट ने। तो अगर आपसे पूछा जाए हु डिस्कवर्ड लिंकेज, तो आपका आंसर होगा बेटसन एंड पुनेट, लेकिन इन्होंने टर्म लिंकेज नहीं दी थी। इन्होंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लिंकेज फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है जी। तो लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पुनेट इन 1906 इन स्वीट पी, लेथाइरस ओडोरेंटस। स्वीट पी में इन्होंने लिंकेज के फिनोमेनन को समझा था कि लिंकेज क्या होती है, कि जीन्स की ये टेंडेंसी होती टू स्टे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। ऐसे जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे हों, उनकी ये टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, वीरू और जय की जोड़ी की तरह बिहेव करें। ठीक है जी। तो बेटसन एंड पुनेट ने इस फिनोमेनन को, कि जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे होते हैं वो एक दूसरे के साथ बने रहने की उनमें टेंडेंसी है, बने रहते हैं, उसको उन्होंने समझा था। यही है लिंकेज। और इसको समझाने के लिए
इस फिनोमेनन को समझाने के लिए बेटसन एंड पुनेट ने कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस दी थी। बाद में टर्म लिंकेज दिया है थॉमस एंड मॉर्गन ने, जब उसने ड्रोसोफिला में भी इस चीज़ को देखा कि वो जीन्स जो सेम क्रोमोजोम पे होते हैं उनका इनहेरिटेंस इन बल्क होता है, मीन्स वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। अलग नहीं होने के चांसेस हैं या अलग नहीं होना चाहते। अलग कब होंगे? अलग होंगे जब क्रॉसिंग ओवर हो जाए। मियोसिस के दौरान गैमीट बनने की प्रक्रिया में मियोसिस हो रहा, और मियोसिस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ये मानिए होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये और ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। तो अब एक जीन यहाँ पे है, उसका एक जीन यहाँ पे है, ये मानिए बॉडी कलर के लिए या आई कलर के लिए। अगर क्रॉसिंग ओवर इस सेगमेंट से हो जाए, यहाँ से इन दो जीन्स के बीच वाले हिस्से से, तो ये जीन्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, वरना इनका इनहेरिटेंस एक साथ इकट्ठे होगा नेक्स्ट जनरेशन में वाया गैमीट। ओके, ये है कहानी लिंकेज की। चलिए आगे चलिए। तो लिंकेज डिस्कवर्ड बाय बेटसन एंड पुनेट, दे प्रपोज कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, हाउएवर इट वाज मॉर्गन हु क्लियरली प्रूव्ड एंड डिफाइंड लिंकेज। लेकिन लिंकेज को डिफाइन करने का या साइंटिफिकली प्रूव करने का और लिंकेज टर्म इस्टेब्लिश करने का श्रेय किसको है? मॉर्गन को है। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय मॉर्गन, लिंकेज इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला। ठीक है जी, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। अब लिंकेज के बारे में कुछ आपको आइडिया यहाँ पे लग चुका है। आगे चलते हैं। मॉर्गन वर्क विद टाइनी फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, known as flyman of genetics. Linked genes are exception of Mendel laws of independent assortment. तो मेंडल का जो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको लिंक जीन्स फॉलो नहीं करते। सो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ये जो आपका थर्ड लॉ है मेंडल का, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है एंड इज़ अप्लाइड ओनली टू जीन्स विच आर लोकेटेड ओवर डिफरेंट क्रोमोजोम। और ये एप्लीकेबल होगा या कहिए कि ये सिद्ध होगा या साबित होगा किस पे? उन जीन्स पे जो डिफरेंट क्रोमोजोम्स पे हैं। सेम क्रोमोजोम्स पे जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को फॉलो नहीं करते, वो लिंकेज फिनोमेनन दिखाते हैं। लिंकेज इज द फिनोमेनन ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। तो लिंकेज क्या है? वो जीन्स जो सेम क्रोमोजोम पे होते हैं उनकी ये टेंडेंसी है, दे डोंट वांट टू डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, और उनका इनहेरिटेंस जनरेशन दर जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन कैसे होता रहेगा? एज इट इज़ होता रहेगा विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन। लेकिन चेंज और सेपरेशन कब हो सकता है? जब क्रॉसिंग ओवर इस पोर्शन से हो जाए, इस पोर्शन से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए। अगर क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ से हुआ या यहाँ से हुआ तो फिर वो साथ नहीं छोड़ेंगे, एक साथ बने रहेंगे। ठीक है जी। लिंकेज इज द फिनोमेनन ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम। आइए, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है जी। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपने पढ़ी है, यहाँ पे बात हो रही क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। मॉर्गन और कैसल को श्रेय जाता है इसको प्रपोज करने का। मॉर्गन एंड कैसल प्रपोज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इट स्टेट्स दैट, बता रहा है, लिंक जीन्स अकर इन सेम क्रोमोजोम, लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर सेम क्रोमोजोम, लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ओवर सेम क्रोमोजोम इन लीनियर सीक्वेंस। और लीनियर सीक्वेंस में होगा ए बी सी या डी, जितने भी कहिए आप यहाँ पे बना लीजिए जीन्स। वो जीन्स जो सेम क्रोमोजोम पे हैं वो लिंक जीन्स कहलाते हैं और ये लीनियर सीक्वेंस में होते हैं। डिस्टेंस ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। जितनी ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा उतनी कम स्ट्रेंथ लिंकेज की होगी। जितना कम डिस्टेंस होगा, ए और बी यहाँ पे देखिए, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी लिंकेज की। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज़ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है लिंकेज की। ए और सी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है,
स्ट्रेंथ कम है लिंकेज की। ओके, चलिए आगे। दिस फाइंडिंग्स आर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, और ये जो फाइंडिंग है ये किस पे बेस करी गई या किस पे आधारित, किन एक्सपेरिमेंट्स पे आधारित ये फाइंडिंग्स है। तो परफॉर्म बाय मॉर्गन ओवर फ्रूट फ्लाई, जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए हैं फ्रूट फ्लाई पे। मॉर्गन कंडक्टेड 2 क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला, आपकी एनसीईआरटी कह रही मॉर्गन ने 2 क्रॉस किए ड्रोसोफिला में। ही क्रॉस ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल विद येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल एंड नोटिस ऑल रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी फीमेल प्रोजिनी इन F1 जनरेशन। तो उसने 2 कैरेक्टर ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराई, बॉडी कलर और आई कलर, ठीक है जी। ब्राउन बॉडीड रेड आइड लिया मेल और येलो बॉडीड वाइट आइड लिया फीमेल। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको उलझन क्रिएट करेंगी, उसको आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपने पढ़ा है कि वो एलील जो डोमिनेंट होता है उसको हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से और लोअर केस अल्फ़ाबेट से उस एलील को डिनोट करते हैं जो रिसेसिव होता है। लेकिन यहाँ अगर वो बुद्धि आप लगाओगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, वो ना लगाइएगा। है क्या, यहाँ पे वाइल्ड को इससे, मतलब डोमिनेंट का एलील को इससे दिखाया गया और रिसेसिव एलील को इससे दिखाया गया। ये डोमिनेंट एलील का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। ये रिसेसिव एलील का मतलब कैपिटल W से ही दिखाया गया, W+ से दिखाया गया। ओके, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये है, जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक एलील की प्रेजेंस दिखाई है। अब आप सोचोगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे तो डबल एलील प्रेजेंस दिखा रहा। हाँ जी, दिखानी चाहिए डबल एलील, जैसे आप लिखते हो RRYY। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में सेल में कितने होते हैं, 2 कॉपी होंगी किसी भी जीन की। 2 कॉपी क्यों होंगी, क्योंकि पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे, उस क्रोमोजोम की भी 2 कॉपी है और क्रोमोजोम पे आपका स्पेसिफिक जीन लोकेटेड है, तो 2 कॉपी आप दिखाते हैं। इसके जीनोटाइप में देखिए, फीमेल के जीनोटाइप में उसने बोला कि WWYY जीनोटाइप है, लेकिन मेल के जीनोटाइप में देखिए W+Y+ बोला है। तो W+Y+ और W+W+ क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि कारण है ये रेड आई, ये जो हमारा बॉडी कलर और आई कलर के लिए जीन है, ये X क्रोमोजोम पे है, वाई पे नहीं है। तो वाई पे नहीं है। अब मेल ड्रोसोफिला आप आगे देखेंगे अपनी बुक में, सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें बताया ड्रोसोफिला में आपको XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है। मतलब मेल में ऑटोजोम्स प्लस XY होगा और फीमेल में ऑटोजोम्स प्लस XX ये होगा जीनोटाइप दोनों का। तो X पे तो है ना एलील, X पे एलील होने के कारण डबल कॉपी है, तो WWYY दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे एक X है एक Y है, Y पे वो जीन्स नहीं है जो X पे होते हैं, इसलिए सिंगल से दिखाया। ओके, अब देखिए आपने क्रॉस करा दिया ऐसे मेल का ऐसी फीमेल से, तो मेल में एक ही तरह का आपका गैमीट बनेगा W+Y+ वाला। मतलब या तो उसमें X स्पर्म या तो उसमें Y क्रोमोजोम, या तो X। अगर X वाला है गैमीट स्पर्म तो ये है, इधर आपके 2 तरह के एग बन जाएंगे, लेकिन दोनों का ही जीनोटाइप ये होगा। ठीक है, तो मतलब सिमिलरली एक ही तरह के बन रहे हैं YY YW। ठीक है जी। ड्रोसोफिला मेल में 2 तरह के बन गए, कंटेनिंग X और कंटेनिंग Y। तो दूसरे वाला Y है, Y कंटेनिंग। अब ये वाला स्पर्म जीनोटाइप वाला इससे फ्यूज़ हो सकता है, चांस की बात है, या ये वाला इससे फ्यूज़ हो जाए। यहाँ पे देखिए आप, ये सब X क्रोमोजोम है, ये जो सीधे बने हैं ये X क्रोमोजोम है, जो ऐसे इसने बेंड दिखाया है ये Y क्रोमोजोम है। ये वाला Y है, ये वाला Y है, ये Y है, ये Y है। ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर से आ जाइए, तो X क्रोमोजोम ऐसे दिखाया गया है, Y ऐसे दिखाया गया। अब ये वाला जीनोटाइप जिसका है वो मेल है, ये मेल है प्रोजिनी, ये मेल है प्रोजिनी। ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। अब इसने क्या किया है, इसने किया मॉर्गन ने ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। तो मेल में 2 तरह के गैमीट बनेंगे, कंटेनिंग X और कंटेनिंग Y। जिसमें X है उसमें Y+ और W+ है, जिस स्पर्म में, और जिसमें Y है वो ये है। फीमेल में एक ही तरह का बनेगा एक, कौन सा, YW वाला। ठीक है, अब इसका फ्यूज़न इससे हो जाए तो बनेगा आपका क्या, फीमेल। वो कैसी होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है, कैसी होगी, ब्राउन बॉडीड रेड आइड होगी फीमेल। तो अगली जनरेशन में जितनी भी फीमेल बन रही हैं सब की सब रेड आइड ब्राउन बॉडीड है F1 जनरेशन में। और जो मेल बनेगा
इसका फ्यूज़न अगर इससे हो जाए तो मेल मेल कैसा होगा, रिसेसिव कैरेक्टर दिखाने वाला, क्योंकि वाई पे तो ये वाले जीन है नहीं बॉडी कलर आई कलर के लिए, इसलिए ये रिसेसिव होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देगा। तो मेल जितने बनेंगे F1 जनरेशन में वो कैसे होंगे, वो होंगे येलो बॉडीड वाइट आइड। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ गए आप। आगे चलिए। इसने देखा कि जितने भी फीमेल बनी F1 जनरेशन में वो सब की सब रेड आइड थी, ब्राउन बॉडीड थी। अब इन्होंने क्या किया, ही क्रॉस्ड F1 हाइब्रिड एंड F2 जनरेशन शोड। F1 जो हाइब्रिड बने मेल फीमेल उनका क्रॉस करा दिया। F2 जनरेशन में अब 98.7% पेरेंटल फिनोटाइप और 1.3% आपके रिकॉम्बिनेशन। ये क्या हुआ बेटा, होना क्या चाहिए था, बनना चाहिए था ब्राउन बॉडीड रेड आइड और येलो बॉडीड वाइट आइड, लेकिन बन गए बीच में कुछ रिकॉम्बिनेंट बन गए। रिकॉम्बिनेंट वो कहलाते हैं जीन कॉम्बिनेशन जो पेरेंट में ना हो। तो ब्राउन बॉडीड रेड आइड कॉम्बिनेशन है और येलो बॉडीड वाइट आइड। अब ब्राउन बॉडी और वाइट आई, ब्राउन बॉडीड और वाइट आइड रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, येलो बॉडीड रेड आइड रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा। बात समझ में आई। ब्राउन बॉडी रेड आई ये आपका पेरेंटल है, येलो बॉडी और वाइट आई ये पेरेंटल है। वाइट आई का कॉम्बिनेशन किसके साथ, ब्राउन बॉडी के साथ। ब्राउन बॉडीड वाइट आइड ये जो बन जाएंगे प्रोजीनी, ये रिकॉम्बिनेंट है। इसी तरह से येलो बॉडीड रेड आइड रिकॉम्बिनेंट है। ठीक, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, वो रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। तो अब जब इन्होंने F1 जनरेशन के हाइब्रिड्स को क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में क्या था, फीमेल थी रेड आइड ब्राउन बॉडीड और मेल कैसा था, मेल था येलो बॉडीड वाइट आइड। जब F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में 98.7% ऑर्गेनिजम्स ड्रोसोफिला ऐसे बने जो पेरेंटल कैरेक्टर दिखा रहे थे, मतलब ब्राउन बॉडीड रेड आइड। अब सेक्स पे ना जाइए, भले वो मेल हो भले वो फीमेल हो, टोटल इनॉल की बात करी जा रही। तो टोटल इनॉल जो ड्रोसोफिला बने भले मेल हो भले फीमेल हो, उसमें 98.7% ब्राउन बॉडीड रेड आइड और येलो बॉडीड वाइट आइड थे। 1.3% रिकॉम्बिनेंट थे। वो कैसे थे, वो थे रेड आइड येलो बॉडी और वाइट आइड ब्राउन बॉडी, ये रिकॉम्बिनेंट बने जो 1.3% थे, जो कि डेविएशन है F2 जनरेशन में। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस का। यहाँ पे इसने एक लोचा और किया आप लोग के साथ। एक इसने यहाँ पे ये जो फाइंडिंग बताई ये टेस्ट क्रॉस की बताई है, और यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहा, कंपैरिजन वो किससे कर रहा, वो कंपैरिजन कर रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस से। अब ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बाउंस हो गई होगी, बहुत ज़्यादा आप मेरे इस स्टेटमेंट से परेशान हो गए होंगे। कतई मत परेशान होइए। यहाँ पे इसने बताया है डेविएशन, किससे बताया, F2 जनरेशन के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन का। वो आपने कब देखा था, जब आपने RRYY को क्रॉस कराया था RRYY से। मैं बात कर रहा हूँ ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से डेविएशन बता रहा, जबकि ये क्रॉस की जो फाइंडिंग है वो टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या होती है, जब आप हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का, ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर दिखा रहा हो डोमिनेंट टाइप का, और आपको उसका जीनोटाइप ना मालूम हो, उसके जीनोटाइप जानने के लिए आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ उसका क्रॉस कराइए, तो जो फाइंडिंग आती है वो फाइंडिंग कहलाती है टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग, और उससे आप जान लेंगे कि जीन्स लिंक्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे जब आप ये क्रॉस कराएंगे टेस्ट क्रॉस में और जीन्स लिंक्ड ना हो, तब ये 1:1:1:1 का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देगा, 9:3:3:1 नहीं देगा, 1:1:1। ये तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का है। जब आप ये क्रॉस करा रहे हैं और जीन्स लिंक्ड नहीं है, इन जीनोटाइप वाले पेरेंट्स का क्रॉस कराएं और लिंक जीन्स ना हो, तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ये एक्सपेक्ट करेंगे आप। लेकिन अगर आप डाइहाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का टेस्ट क्रॉस कराएं और जीन्स लिंक्ड ना हो, तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन 1:1:1:1 का आएगा। ओके। और इसको आप अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट के तौर पे एक्सप्रेस करना चाहें तो 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे।
अगर रिकॉम्बिनेंट आपके 50% से कम बने तो ये इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि जीन्स लिंक्ड है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखा रहे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे कब? जब जीन्स लिंक नहीं होंगे, अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे। तो आपकी फाइंडिंग ये आएगी 1:1:1:1, मतलब रेड येलो रिंकल्ड ग्रीन, रेड येलो 25%, रिंकल्ड ग्रीन 25%, रेड एंड रिंकल्ड, सॉरी, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन 25%, राउंड के साथ आपका ग्रीन और रिंकल्ड के साथ येलो, ये भी 25% बन जाएंगे अगर जीन्स लिंक्ड नहीं है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे हैं। तो 50% तो पेरेंटल क्या था? रेड येलो का कॉम्बिनेशन, राउंड येलो का कॉम्बिनेशन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। इस वाले क्रॉस के लिए बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले क्रॉस के लिए, ठीक है जी। तो राउंड येलो का आप लेके चल रहे हैं कॉम्बिनेशन कैरेक्टर का, मतलब सीड के कलर और सीड के शेप के लिए। तो जो पेरेंटल था राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, वो 25% बनेंगे अगर आप टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, और 50% आपका रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, मतलब राउंड के साथ आ जाएगा ग्रीन और रिंकल्ड के साथ आ जाएगा येलो। तो 50% रिकॉम्बिनेंट और 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, 1:1:1:1 का। यहाँ पे इसने आपके साथ इतना बड़ा शिकाई करी है जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसको फिर आखिरी में रट के चले जाते हैं। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए था भाई? एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे जब फाइंडिंग दी गई है टेस्ट क्रॉस की, तो एक्सपेक्ट आप टेस्ट क्रॉस की फाइंडिंग से करेंगे ना, 50% पेरेंटल बनने चाहिए थे और 50% रिकॉम्बिनेंट। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि आप रिपीटर हैं, तो बातों को समझिए। प्रेशर पे तो इतनी मेहनत करनी बेकार है, वो तो इतना ही पढ़ जाए और समझ जाए तो बात अलग है। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं, 1-2 साल आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे मेंटोस खा के दिमाग की बत्ती जला लेनी चाहिए कि यहाँ पे ये कह रहा है क्रॉस किया F1 हाइब्रिड को, F2 जनरेशन F1 हाइब्रिड्स को जब क्रॉस किया गया, तो बेटा ये टेस्ट क्रॉस कैसे हो गई? टेस्ट क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे जो मेल बने हैं F1 जनरेशन में, वो तो होमोजाइगस रिसेसिव है ना। मेल के पास एक X है जिस पे Y है और W है, और एक Y है, तो होमोजाइगस रिसेसिव एक तरह से हो गया। ये हेमीजाइगस कंडीशन है, एक ही X है लेकिन, ठीक है। अब इस तरह के इंडिविजुअल का अगर आप क्रॉस करा दीजिए हाइब्रिड वाले के साथ, और आप ये देखना चाहें कि भाई किस तरह की फाइंडिंग आ रही है, तो जब भी आप रिसेसिव कैरेक्टर दिखाने वाले पेरेंट के साथ हाइब्रिड की क्रॉस कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में अगर जीन्स लिंक नहीं है, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% रिकॉम्बिनेशन बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 98.7% पेरेंटल और 1.3% रिकॉम्बिनेंट बने, जो कि डेविएशन था 50-50% से। अगर ये लाइन लिखी होती तो आप लोग ज़्यादा जल्दी कनेक्ट होते समझते। यहाँ पे कह रहा है 9:3:3:1, जो कि वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बता रहा है F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड क्रॉस का, टेस्ट क्रॉस का नहीं। टेस्ट क्रॉस में अगर जीन्स लिंक नहीं है तो 1:1:1:1 का रेशियो आता। कैसे आता बेटा? ये समझो, RRYY को आप क्रॉस कराइए इसके साथ, ठीक है। इसमें 4 तरह के गैमीट बनेंगे, R के साथ Y, R के साथ Y, R के साथ Y, R के साथ Y। इधर एक ही तरह का बनेगा RY। अब इसका कैसा हो जाएगा? राउंड येलो, ऐसा प्लांट जिसमें राउंड येलो सीड जनरेट होंगे। इसका कैसा हो जाएगा? इसके साथ अब आप ये दीजिए तो ये हो जाएगा राउंड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे 2 छोटे Y आ गए ना, तो ये कैसा हो गया? राउंड लेकिन ग्रीन। इसके साथ दीजिए आप, ये हो गया आपका रिंकल्ड येलो, और ये कैसा हो गया? रिंकल्ड ग्रीन। तो ये रिंकल्ड ग्रीन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, राउंड येलो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये आपका रिकॉम्बिनेंट, ये आपका रिकॉम्बिनेंट। तो देखिए 1:1:1 का रेशियो है, 25-25%, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप भी। 50% पेरेंटल है, 50% रिकॉम्बिनेंट है अगर जीन्स लिंक्ड नहीं है। अगर जीन्स लिंक्ड है तो फिर ये R के साथ Y वाली जो है, फिर वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जितना आपका 50% से जितना भी ज़्यादा बढ़ जाएगा,
50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन से जितना ज़्यादा वो बढ़ जाएगा वो उतने ज़्यादा लिंक्ड है। अगर ये 70 हो गया तो 30% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, मतलब 100 में से 70 आपके इस तरह के गैमीट बनेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले, और 30 आपके रिकॉम्बिनेंट वाले गैमीट बनेंगे। क्लियर हुई बात थोड़ी सी? चलिए आगे चलूँ। तो इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म फॉर 2 कैरेक्टर एट अ टाइम, इन्होंने 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, बॉडी कलर और आई कलर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया था ये वाला। आगे चलिए। सेकंड क्रॉस परफॉर्म बिटवीन वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग फीमेल। देखिए फिर से यहाँ पे डबल एलील दिखाया गया फीमेल के लिए, वाइट टाइप और रेड आइड नॉर्मल विंग मेल, और मेल में एक ही एलील की प्रेजेंस दिखाई गई है। क्लियर? क्योंकि दूसरा वाई है। इन F1 जनरेशन वाइल्ड टाइप फॉर्म, F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप फीमेल बनी, वही लॉजिक लगा लीजिए। वाइल्ड टाइप फीमेल बनेगी, एक्स उसको जो मिल रहा है मदर से, उस पर क्या है, उस पर तो W और Y है, और एक्स जो मिल रहा है उसको उसके फादर से, एक्स जो उसको उसके फादर से मिल रहा है उस पर W+Y+। ठीक है जी। तो फीमेल जो बनी है F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप की बनी है, जबकि वाइट आइड मिनिएचर विंग मेल बन गया। अब इनका फिर से आप क्रॉस करा दीजिए, एक तरह से टेस्ट क्रॉस हो गया। नाउ F1 फीमेल फ्लाई टेस्ट क्रॉस्ड विद वाइट आइड एंड मिनिएचर विंग मेल। He observed 62.8 पेरेंटल एंड 37.2% रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल कितने आए? 62.8%, 62.8, और रिकॉम्बिनेंट आए इतने। क्यों? क्योंकि जीन्स लिंक थे। अगर 50-50% आते तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे थे। तो क्योंकि रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, परसेंटेज कम हो गई, इससे उन्होंने कहा कि वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, लिंक्ड होते हैं और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, अगर बिल्कुल ही लिंकेज है और इतने पास हैं कि उनके बीच से क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं पा रही है, एक जीन यहाँ पे एक जीन यहाँ पे, तो 100% पेरेंटल बनेगा, 0% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। और अगर यहाँ पे है, अब मानिए 30 टाइम्स यहाँ से अगर हो गई, 30% आपके बन जाएंगे रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। तो जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं उतने मैप यूनिट पे ये 2 जीन्स हैं। द टर्म रिकॉम्बिनेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को बताता, ये आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पेरेंटल, ये आपका रिकॉम्बिनेंट, और ये आपका रिकॉम्बिनेंट। क्रॉसिंग ओवर इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, जानते ही हम लोग। Morgan and his group knew that the genes responsible for 2 character, body color and eye color located on X chromosome। ये कह रहा, आपकी बुक में कह रहा। कैसे जानते थे भाई? सपना नहीं आया था, बहुत गया जाके वृक्ष के नीचे बैठ के एकदम से ज्ञानी नहीं हो गए थे। इन्होंने क्या किया, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल को क्रॉस कराया येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल के साथ। ठीक है, तो देखिए ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल, ये एक्स, वाई तो उस पर, वाई पे कोई नहीं है, और इधर YYWW। ठीक है, तो ये YYWW वाला YW एग जब इस वाले से Y वाले से Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म से जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, मेल बना, तो मेल में कैसे होंगे? मेल बनेगा आपका येलो बॉडीड वाइट आइड, येलो बॉडी वाइट आई। ठीक, मेल बन गया। और फीमेल जितनी बनेंगी वो बनेगी ब्राउन बॉडीड रेड आइड। 50%, मतलब अगली जनरेशन में 50% ऑर्गेनिज्म ब्राउन बॉडीड रेड आइड होंगे और 50% ऑर्गेनिज्म येलो बॉडीड वाइट आइड होंगे। सेक्स को भूल जाइए। 50% ड्रोसोफिला जो कि फीमेल है, कैसी होगी? ब्राउन बॉडीड रेड आइड, और 50% ड्रोसोफिला कैसे होंगे? येलो बॉडीड वाइट आइड। अब इस पर आ जाइए। ब्राउन बॉडीड रेड आइड फीमेल आपके पास ये है, दोनों पे एक्स पे यही है, और मेल के पास क्या है? मेल के पास जो एक्स है उस पर ये और दूसरा वाई है, मतलब मियोसिस हो गया। अब अलग अलग करके मैंने दिखा दिया। अब इसका निषेचन इससे हो जाए, जो ड्रोसोफिला बनेगी फीमेल कैसी होगी? ब्राउन बॉडीड रेड आइड, और इसका फर्टिलाइजेशन इससे हो जाए, तब भी जो मेल बनेगा वो कैसा होगा? ब्राउन बॉडीड रेड आइड। क्लियर? अब देखिए, इन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस इसी को बोलते हैं। अगर जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे ना हो और रेसिप्रोकल क्रॉस आप कराएं, तो रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पे फाइंडिंग बदलती नहीं है। मतलब यहाँ पे जब आपने क्रॉस कराया तब आपके 50% ड्रोसोफिला
कैसे बने, वाइल्ड टाइप, और 50% ड्रोसोफिला कैसे बने, रिसेसिव टाइप। सेक्स को भूल जाइए। यहाँ पे जब आपने क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आई, अब आपने फीमेल ले ली और येलो बॉडी वाइट आइड मेल ले लिया। पहले आपने क्या कराया था, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल, ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल और येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल। तो फाइंडिंग थी 50% ड्रोसोफिला आपके वाइल्ड टाइप ब्राउन बॉडी रेड आइड और 50% ड्रोसोफिला येलो बॉडी वाइट आइड। अब आपने जब रेसिप्रोकल क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आइड वाला अब आपने ले ली फीमेल और येलो बॉडी वाइट आइड वाला ले लिया मेल। तो 100% ड्रोसोफिला भले मेल हो भले फीमेल हो कैसे बने हैं, वाइल्ड टाइप मतलब ब्राउन बॉडी रेड आइड। समझ में आ गई ना बात। यहाँ नीचे मैंने बना के गैमेट्स दिखाए हैं बेटा। ये देखो ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल है, तो मेल का जेनेटिक मेकअप, मेल के जेनेटिक मेकअप में एक तो एक्स क्रोमोसोम, एक्स पे W+ और Y+ और एक Y क्रोमोसोम, और इधर आपका फीमेल, फीमेल पे दोनों एक्स पे Y और W, दोनों एक्स पे Y और W। ठीक है जी, इनके गैमीट बना लीजिए। इसमें एक ही तरह का गैमीट बनेगा, इसमें दो तरह के। अब ये गैमीट हो जिसमें Y क्रोमोसोम हो, इस वाले गैमीट से फ्यूज हो जाए एग से, तो मेल ड्रोसोफिला बनेगा। वो कैसा होगा, वो आपका होगा मतलब रिसेसिव टाइप का दिखाने वाला येलो बॉडीड वाइट आइड, जबकि फीमेल बनेगी आपकी ब्राउन बॉडीड रेड आइड। तो 50% ड्रोसोफिला आपके बनेंगे येलो बॉडीड वाइट आइड और 50% ड्रोसोफिला बनेंगे ब्राउन बॉडीड रेड आइड। इधर आ जाइए, इस वाले केस में अब आपने फीमेल ले ली कैसी, फीमेल पे W+ और Y+ और दूसरे एक्स पे भी W+ और Y+, और मेल कैसा ले लिया, मेल के एक्स पे Y और W और ये। अब ये वाले का फ्यूज़न इससे हो जाए, फीमेल बनेगी कैसी बनेगी, ब्राउन बॉडी रेड आइड, और Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म का फ्यूज़न इससे हो जाए, कैसा बनेगा, ब्राउन बॉडी रेड आइड। तो सारे के सारे ड्रोसोफिला वाइल्ड टाइप के, और 50% ड्रोसोफिला वाइल्ड टाइप के और 50% ड्रोसोफिला रिसेसिव टाइप के मतलब बन रहे हैं। ठीक है, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये जीन्स जो हैं सेक्स क्रोमोसोम पे, इससे ये जान गए थे इस फाइंडिंग से कि बॉडी कलर और आई कलर के लिए जीन्स जो है वो ऑटोसोम पे नहीं, ऑटोसोम पे होता तो दोनों क्रॉस की फाइंडिंग एक जैसी होती। रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पे दोनों क्रॉस की फाइंडिंग एक जैसी होती, फाइंडिंग बदलती ना। फाइंडिंग बदल गई क्योंकि जब आपने सेक्स बदल के, कैरेक्टर वही उठाए लेकिन सेक्स बदल दिया, फाइंडिंग बदल गई क्योंकि जीन्स जो हैं एक्स क्रोमोसोम पे। इससे ये जान गए थे ब्राउन बॉडी हमारी बॉडी कलर आई कलर के लिए, और विंग साइज़ के लिए जीन्स कहाँ पे हैं, एक्स क्रोमोसोम पे। ये बात आपको मैं हाईलाइट करना चाहता था। ठीक है, तो मेंडल और उसका मॉर्गन और उसका ग्रुप जानते थे कि ये जीन्स जो जीन्स बॉडी कलर आई कलर को गवर्न कर रहे हैं एक्स क्रोमोसोम पे। बाद में उन्होंने देखा व्हेन टू जीन्स इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसी को ध्यान में रखते हुए डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। जब जीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, फिर टेस्ट क्रॉस कराते हैं, जब सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, proportion of parental gene combination were much higher than non parental type। पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन टेस्ट क्रॉस में अगर जीन्स लिंक नहीं है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे 50% आएगा, नॉन पेरेंटल का 50% आएगा। लेकिन जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे होंगे और डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन 50% से ज़्यादा होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा लिंक्ड होंगे उतना ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा, जितना एक दूसरे के पास होंगे। और अगर कम्प्लीटली लिंक्ड है, एक दूसरे के इतने पास हैं कि उनके बीच वाले सेगमेंट से क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रही, तो 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 0% आपका रिकॉम्बिनेंट बनेगा। बनने कितने चाहिए, 50-50%। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये 50% से बढ़ के 63 हो गया, ये 37 हो जाएगा। 37 मैप यूनिट पे ये जीन्स सिचुएटेड है। क्लियर, आइए आगे। सारी बातें जानने के बाद मॉर्गन ने बताया कि ये फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज है। ये जो लक्षण आ रहे हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है, इसी को उसने लिंकेज बता के कि लिंक जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, उन्होंने टर्म कर दिया क्वाइन लिंकेज और डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन। ये जो इनके बीच में एक शारीरिक संबंध फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स का, कि जो सेम क्रोमोसोम पे होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे, जय वीरू की जोड़ी छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, सेम क्रोमोसोम। एंड रिकॉम्बिनेंट उसने जो नया कॉम्बिनेशन बन रहा उसको बता दिया। आइए अब इसमें देखिए, ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई, ये वाइल्ड टाइप का क्रॉस करा दिया इससे। अब आगे का आप समझ जाओगे। देखिए इसके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर होगी नहीं,
क्योंकि क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, होमोलोगस। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर हो भी जाएगी तो दोनों तरफ एलील सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी तो देखिए वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और कुछ में वाई डब्ल्यू प्लस और कुछ में वाई प्लस डब्ल्यू क्रॉसिंग ओवर हो गई तो ये रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। क्लियर, यही आप इसको रीड करिए, अब आप समझ जाएंगे, ये आपकी डायग्राम की भी आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। आगे चलिए, अब ज़्यादा ना, इतना ज़्यादा आप समझ लीजिए। कंप्लीट लिंकेज क्या है, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम वेरी क्लोज टू ईच अदर डू नॉट सेपरेट एंड इनहेरिटेड एज सच फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। ठीक, आगे चलिए। लिंकेज जीन्स डू नॉट ऑलवेज स्टे टुगेदर बिकॉज homologous non-sister chromatids may exchange segment of varying length with one another during meiosis. It is called crossing over. क्रॉसिंग ओवर में एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं, तो जब साथ छोड़ देंगे वही कहलाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है जी। लिंकेज की स्ट्रेंथ आप जानते हैं, लिंकेज की स्ट्रेंथ कब हमारी कैसी है, आपकी लिंकेज की स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम स्ट्रेंथ। ऑल जीन्स लिंक टुगेदर इन अ सिंगल क्रोमोसोम, वो सारे जीन्स जो सिंगल क्रोमोसोम पे होते हैं वो मिला के क्या बनाते हैं, एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए लिंकेज ग्रुप किसी ऑर्गेनिज्म में, तो हैप्लॉयड नंबर में जब एक जीनोम हो, हैप्लॉयड नंबर हम लोग के लिए कितना है 23 क्रोमोसोम है, तो हम लोगों में 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। पाइसम से टाइगोम का 7 है, 7 लिंकेज ग्रुप होंगे। ड्रोसोफिला के केस में 4 होंगे, एप्स के केस में 24 होंगे। तो हैप्लॉयड कंटेंट में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने लिंकेज ग्रुप मिल सकते हैं किसी सेल में। अगर आपसे पूछा जाए ये है लिंकेज ग्रुप का, पूछा ना जाएगा, अब NCERT से बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो आइए इस पे समझिए। मॉर्गन स्टूडेंट, एल्फर्ड स्टूडेंट यूज द फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन्स पे ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या कह लीजिए जितना ज़्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन, 37% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो ये जीन्स एक दूसरे से 37 मैप यूनिट में, 13% पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो 13 मैप यूनिट पे ये जीन्स है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या रिकॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन कह लीजिए, जो भी है लिंक जीन्स के बीच में, वही डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स है। 1% रिकॉम्बिनेशन कंसीडर्ड एज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट। 100% क्रॉसिंग ओवर टर्म्ड एज मॉर्गन एंड 10% टर्म्ड एज डेसीमॉर्गन। ठीक है जी, हाँ, इस बात समझ में। क्वेश्चन आते हैं, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड 50% रिकॉम्बिनेशन। जो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते हैं, उससे 50% रिकॉम्बिनेंट बनते हैं और 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कैसे आप निकालेंगे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो किसी भी गिवन क्रॉस में नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, मानिए आपने RRYY को क्रॉस कराया किससे, RRYY से, ठीक है, तो आपके 2000 ऑर्गेनिजम्स मानो नेक्स्ट जनरेशन में बने, उसमें से 40 ऑर्गेनिजम्स आपको रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म 40 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगी आपकी क्या, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इस तरह से निकालते हैं। द लोअर द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मोर क्लोजली द जीन्स आर फिजिकली लिंक्ड। जितनी कम रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी उतने ज़्यादा लिंक्ड। टू सम अप वी एस्टिमेट दैट टू जीन्स विद अ लार्ज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आर लाइकली टू बी फादर अपार्ट। जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतने ज़्यादा मैप यूनिट पे वो लोग होंगे, वाइल दोज विद अ स्मॉलर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लाइकली टू बी क्लोज टुगेदर। और जितनी कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतने वो पास पास। ये देखिए क्वेश्चन, और आपकी लिंकेज वाली बीमारी, मतलब लिंकेज वाली जो आपको थोड़ी सी हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर CD जीन्स क्रॉस विद वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस करा दिया। द F1 डाई हाइब्रिड दस प्रोड्यूस, जो F1 हाइब्रिड बना, F1 जनरेशन में डाई हाइब्रिड बना, उसको टेस्ट क्रॉस करा दिया। तो ऑफ स्प्रिंग F2 जनरेशन में ये आए। प्लस प्लस वाला जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं 950, CD वाला जो कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं 810, प्लस D वाला 130, प्लस C कॉम्बिनेशन 110।
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालिए तो उससे आप बता देंगे जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतने डिस्टेंस पे ये दो जीन। तरीका क्या बताया, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेशन क्या है, वो जीन का कॉम्बिनेशन जो पेरेंट में नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये रिकॉम्बिनेशन है। तो 130 + 110 240 हो गया। ठीक है जी, 240 आपके रिकॉम्बिनेंट बने। टोटल ऑर्गेनिज्म कितने बने, टोटल ऑर्गेनिज्म आपके 2000, 950 810 + 130 + 110, ये आपका आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ गया 12% रिकॉम्बिनेशन। आपके रिकॉम्बिनेंट जो बने 12% बने, इसका मतलब है 12 मैप यूनिट पे, 12 मैप यूनिट पे दोनों जीन्स हैं। तो आपको तरीका बता दिया मैंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन अ गिवन क्रॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म इन दैट क्रॉस। टोटल नंबर लिख दीजिए, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाइड बाय 100, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और उतने ही मैप यूनिट पे जीन्स हैं। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। ओके, अब आपको मैं समझता हूँ लिंकेज क्लियर, मैं समझता हूँ हो गया होगा। अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और आपको वीडियोस मिलते रहें। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।